आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कुछ रोज़ पहले म्यांमार की जानिब से बांग्लादेश के अंदर किए गए स्ट्राइक्स पर मैंने बात की थी कि किस तरह ये स्ट्राइक्स रोहिंग्या की वापसी से लिंक्ड हैं और मिलिट्री जनता क्या पैगाम बांग्लादेश और चाइना को देना चाहती है ये स्ट्राइक्स करके। लेकिन अब इस हवाले से नई इतलात ये भी आ रही हैं, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है म्यांमार से कि अगले साल 2023 में मिलिट्री जनता के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि एक डमी सा इलेक्शन करवाया जाए मुल्क के अंदर और एक बज़ाहिर इलेक्टेड हुकूमत इंस्टॉल की जाए म्यांमार के ऊपर, ताकि वेस्ट और अमेरिका के इस नैरेटिव को दुनिया में काउंटर किया जा सके कि मौजूदा जो मिलिट्री रिजीम है ये इलेक्टेड नहीं है, इसीलिए इनको हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं है, ज़बरदस्ती आके बैठ गए। इस वक्त असल में सारा का सारा जो म्यांमार मुखालिफ बयानिया या नैरेटिव जो दुनिया के अंदर बना हुआ है, ख़ासतौर पर वेस्ट के अंदर, वो है ही यही डेमोक्रेसी के हवाले से बना हुआ है कि ये लोग ऐसे ही आके बैठ गए, इलेक्टेड नहीं है और इनको कोई हक नहीं पहुंचता हुकूमत करने का। और इनके मुखालिफ जो लड़ रहे हैं इनसे, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वाले, वो कह रहे हैं दुनिया से कि हमें सपोर्ट करें, मिलिट्री जनता वाले जो हैं वो डिक्टेटर हैं, हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, पब्लिक हमारे साथ है, हमें सपोर्ट करे दुनिया। और इस बात का मैं ब्रॉडर व्यू में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वालों ने बाकायदा कुछ इलाकों पे कब्जा करके, कंट्रोल करके छोटी छोटी हुकूमतें बनाई हुई हैं और उनकी मिनिस्ट्रियां कायम है प्रॉपरली। उनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, पावर की मिनिस्ट्री है। दे आर पुशिंग फॉर द इंटरनेशनल रिकग्निशन कि दुनिया म्यांमार के नाम पे हमें तस्लीम करे, हमें लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करे और हम बैठे यूएन में जाके। ऐसा में मिलिट्री जनता अगले साल इलेक्शन करा के एक नया सेटअप लाने की कोशिश में है, विच विल बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सेटअप अपेरेंटली। लेकिन डोरें उसकी पीछे से मिलिट्री जनता वाले हिला रहे होंगे। ये नियो मार्शल लॉ होगा, एक नए तरीके का मार्शल लॉ। ये नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है, लेकिन इसमें मसला यह है कि म्यांमार की जो बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पर मिलिट्री जनता की रिट नहीं है, दूसरे ग्रुप्स वहाँ पर कंट्रोल रखते हैं। मिसाल के तौर पर चिन जो स्टेट है उनकी, जिसका बॉर्डर इंडियन नॉर्थ ईस्ट की रियासत मिजोरम से लगता है, फिर थाईलैंड के साथ बॉर्डर रखने वाली इनकी जो केरन स्टेट है जहां पर कोबरा अलाइन ग्रुप लड़ रहा है मिलिट्री जनता के साथ, और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है जिस इलाके का, रखाइन स्टेट का, जो कि रोहिंग्या मुसलमानों की ज़मीन है। असल में इधर मिलिट्री जनता से अराकान आर्मी वाले यहाँ से अचानक से उनकी लड़ाई छिड़ गई है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो अराकान आर्मी वाला बड़ा ग्रुप है इसमें 2020 में इनकी और मिलिट्री जनता की डील हो गई थी, सीज फायर हो गया था इनका, लेकिन अब दोबारा दोनों में लड़ाई छिड़ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चंद रोज पहले अराकान आर्मी ने 19 म्यांमार मिलिट्री जनता के पुलिस वालों को मार दिया था और फिर पूरी की पूरी चौकी पे कब्जा भी कर लिया, हथियार भी लूट कर ले गए, जिसके रिटेलिएशन में फिर वहां पर ऑपरेशन शुरू हुए और उस ऑपरेशन की वजह से ही फिर बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के शेल भी गिरे थे और एयर स्पेस की वायलेशन भी हुई थी। नाउ वो जो म्यांमार का थाईलैंड से लगने वाला सूबा है ना, केरन स्टेट, इसका सबसे खतरनाक डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो जहाँ पर सबसे ज्यादा खौफनाक लड़ाई इस वक्त जारी है, दैट इज मायावाड़ी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ इनका मायावाड़ी डिस्ट्रिक्ट है केरन स्टेट का, सबसे ज्यादा यहाँ पर घमसान की लड़ाई इस वक्त जारी है। और इंडियन स्टेट मिजोरम के साथ लगने वाला जो उनका चिन रियासत है, यहाँ पर भी एक गड़बड़ जारी है। अब ये क्या गड़बड़ है इन सारे इलाकों में जिस वजह से हज़ारों बर्मी इन दिनों मिजोरम के अंदर घुसते चले आ रहे हैं, इस पे मैंने डिटेल में बात की है। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स के अंदर एक वीडियो मैंने आज ही लगाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा इफ़ यू वांट टू नो कि उधर चल क्या रहा है, कौन कौन से ग्रुप कहाँ कहाँ पे म्यांमार में इनके साथ लड़ रहे हैं। डिटेल में मैंने इस पर बात की हुई है कि ये जो थाईलैंड वाला और ये इंडिया वाला जो दूसरी साइड्स हैं, एक तो बांग्लादेश के साथ वाली साइड्स है ना, उधर क्या हो रहा है दूसरी साइड, तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बात की हुई है। अच्छा, बाय द वे ये भी बता दूं आपको कि ये जो मिलिट्री जनता के सैनिक हैं ये भाग रहे हैं, हथियार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कोबरा कलम ग्रुप के साथ। ये जो थाईलैंड के साथ जहाँ पर इनकी स्टेट है वहाँ पर कोबरा कलम इनके साथ लड़ रहा है। अराकान आर्मी की तरह ये भी एक बड़ा ग्रुप है। तो वहाँ उस लड़ाई में मिलिट्री जनता के सोल्जर जो हैं हथियार फेंक फेंक के भाग रहे हैं, मैदान जंग से भाग रहे हैं। इस वीडियो की लिंक है ना, सारा कुछ मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद होगी और इस एपिसोड के एंड में भी आपको वो लिंक नज़र आ जाएगी, ज़रूर देखिएगा, इट हैज़ ऑल द डिटेल्स। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं इनके अगले प्लान की, मिलिट्री जनता का अगला जो प्लान है, और बड़ा बढ़िया प्लान है उन्होंने बनाया कि नेक्स्ट ईयर हमने क्या करना है। नेक्स्ट ईयर वो एक अगला सेटअप लाना चाहते हैं यहाँ पर बर्मा के अंदर। वो भी पक गए हैं कि यार जहाँ पे जाते हैं वेस्ट वाले कहते हैं ये तो इलेक्टेड नहीं है, इधर तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो जो है कुछ लूली लंगड़ी सी डेमोक्रेसी यहाँ पर लाने के चक्कर में ना। सवाल ये है कि इसको कौन कौन से मुल्क एक्सेप्ट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है।
देखें रशिया जो है हो सकता है कि सबसे पहले उस नई हुकूमत को एक्सेप्ट कर ले, अगर वो बन गई तो। ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना कि वो बनेगी सारे म्यांमार में नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो बन गई तो रशिया उसको मान लेगा। इसके अलावा चाइना भी उनको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन मुमकिन है कि इनिशियली चाइना इसको रिकॉग्नाइज ना करे, हवाओं का रुख देख के चाइना फैसला करेगा। चाइना ने अगर इनको रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर यूँ समझेंगे एक साथ बहुत सारे मुल्क उस हुकूमत को रिकॉग्नाइज कर लेंगे जो कि चाइनीज़ कैंप हैं। लेकिन इन इलेक्शन से पहले मिलिट्री जनता को क्या करना है? मिलिट्री जनता वाले अरकान आर्मी के जो इलाके हैं रखाइन स्टेट के अंदर और चिन स्टेट के जो इलाके हैं जहाँ पर बागी हैं, और ये जो केरन स्टेट थाईलैंड वाली है, इन समेत 3-4 और इलाके हैं, यहाँ पर मुकम्मल अपनी ग्रिप चाहते हैं। दे वांट टू हैव फुल कंट्रोल इन दीज एरियाज। अभी तक उनका इन एरियाज पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस अगली इलेक्शन से पहले यहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल हमारा आ जाए। ब्यूरोक्रेसी यहाँ की जो सारी का सारा सेटअप है, गवर्नमेंट का सेटअप है या फिर जो भी है, वो हमारे पास आ जाए। इसकी वजह ये कि वो चाहते हैं कि इन इलाकों में भी हम आराम के साथ इंजीनियरिंग कर सकें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सकें। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो इस हाल में नहीं कर सकते जब उनकी रेट ही नहीं है उन इलाकों के अंदर। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इन इलाकों में घमसान की लड़ाई जारी है। ये सारे के 3 स्टेट्स खास तौर पर जिनका मैंने अभी जिक्र किया, बांग्लादेश के साथ वाली स्टेट और इंडिया के मिजोरम के साथ वाली स्टेट, और ये जो थाईलैंड के साथ नीचे की तरफ इनकी स्टेट है, मायावाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर बहुत से लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि बर्मा में सिर्फ बर्मी कौम रहती है। ऐसा नहीं है, उधर भी बेशुमार नॉन बर्मीज सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो कि अपनी अपनी आज़ादी के लिए बर्मा से लड़ रहे हैं, अलग मुल्क बनाने के लिए बर्मा को तोड़ के। और ये कई डेकेड्स पुरानी तंजीम है, अभी मिलिट्री की आने के बाद शुरू नहीं हुई, बहुत पुरानी तंजीमें हैं। बर्मा हैज़ मैनी फॉल्ट लाइन्स। नाउ यहाँ पर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि इंडिया मिलिट्री जनता के साथ अपने नॉर्थ ईस्ट की वजह से, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्ट में भी यही मसले हैं जो कि म्यांमार को मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं सेपरेटिस्ट ग्रुपों के, इंडिया नॉर्थ ईस्ट में भी यही सेम प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत सारे उनके सेपरेटिस्ट ऐसे हैं जिनके मिलिट्री जनता के साथ अच्छे रिलेशन हैं। ऐसे भी मिजोरम के अंदर सेपरेटिस्ट हैं जो कि एंटी मिलिट्री जनता फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं इस वक्त किराए पे, यानी उनको सपोर्ट जो है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इनकी है, म्यांमार की मिलिट्री जनता की। ऐसे ऐसे ग्रुप्स भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तो म्यांमार जो है काफ़ी इंडिया को यहाँ पर इंगेज कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो इंडिया की मजबूरी ये है कि इंडिया को इनके साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं, मतलब दिल पे पत्थर रख कर भी करने पड़ते हैं। इंडिया को मतलब ये पसंद है नहीं इतने मिलिट्री जनता वाले, लेकिन इंडिया डोंट हैव ऑप्शन। उन्होंने जिस फोर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, आंख से आंसू की, वो तो जेल के अंदर पड़ी हुई है ना, वो तो है नहीं इतना कि इंडिया उनको सपोर्ट करके करेगा भी क्या। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इस वक्त अगर इंडिया कहे कि नहीं हम अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी को सपोर्ट करते हैं, तो अशरफ गनी तो ज़ीरो है ना, उसकी तो कोई वर्थ ही नहीं, हैसियत ही नहीं है, तो इंडिया उसको सपोर्ट करके करेगा भी क्या। लिहाजा इंडिया चाहे ना चाहे उसको अफगान तालिबान के साथ ही डील करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द ग्राउंड रियलिटी। म्यांमार के अंदर भी मिलिट्री जनता इज द ग्राउंड रियलिटी, अक्सर मुल्क के ऊपर इन्हीं की ग्रिप है। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह होगा कि हो सकता है कि वेस्ट और अमेरिका अगले इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी वाली, उसको वेस्ट और अमेरिका खुद भी ना एक्सेप्ट करे और अपने इत्तेहादियों को भी कहे कि भाई इसको आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो इंडिया कहाँ खड़ा होगा? मतलब क्या इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा फिर भी अमेरिका के कहने के बावजूद? उसको अगर नहीं करेगा तो मिलिट्री जनता वाले नाराज हो जाएंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे पड़ोसी हो कि आप वहाँ से डिक्टेशन ले रहे हैं। इंडिया ने अभी तक मार्शल लॉ लगने के बावजूद भी मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशंस इंडिया के बड़े ज़बरदस्त हैं इनके साथ। ये मैं आपको बात बता दूं, इनका जो एनुअल मिलिट्री डे परेड होती है, म्यांमार वालों की मिलिट्री डे मनाते हैं ये, वहाँ पर इंडिया ने शिरकत की थी, भरपूर तरीके से इंडिया ने शिरकत की थी। पाकिस्तान भी उसमें था, चाइना भी था, इंडिया भी उनके साथ बैठा हुआ था। तो इंडिया के इनके साथ रिलेशन है, इंडिया इनको बिगाड़ नहीं सकता। उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा जब यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो देखते हैं इंडिया अमेरिका के कहने के बावजूद उनको रिकॉग्निशन देगा या नहीं देगा, दैट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी।